बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम इस साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और आज के दिनों की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन और पंजाब की हुकूमत के दरमियान तल्लुकात सख्त ख़राब हो गए हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद तो टीचर्स की है, जो कि इससे पहले सिविल सेक्रेटेरिएट पर धरना भी दिए हुए थे, और उनके साथ साथ अगीगा के प्लेटफार्म पर बहुत सारे दूसरे ऐसे महकमे टीचर्स के अलावा भी उनके मुलाज़मीन भी उनके साथ शामिल थे। ये एहतजाज जो था ये हो रहा था लीव एनकैशमेंट के हवाले से कि उसको कम किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। सालाना तरक्की जो एनुअल इंक्रीमेंट जो लगती है, इस पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, और पेंशन जो मिलती है उसकी कटौती की जा रही है। इस किस्म के मामला थे, लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उसातिज़ा इस चीज़ पर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गए और धरना दे दिया कि हुकूमत जो है 1000 सरकारी स्कूलों की उनके मुताबिक निजकारी करने जा रही है, उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के वादत रोड पर पायलट स्कूल में जो गुफ्तगू की थी और जो कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके जाएंगे, उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। हुकूमत के लिए मसला उस वक़्त भी पैदा हुआ जब साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया। अब हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला है, क्योंकि मोनिस इलाही और मोहसिन नकवी साहब आपस में रिश्तेदार भी हैं और आपस में सियासी मुखालफत भी इस वक्त हो चुकी हुई है, तो वो एक बड़ी सीरियस लिया जाता है इसको। तो इस पर पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत ने मोनिस इलाही ने जो ट्वीट की उस पर बड़ा सख्त जवाब दिया। मोनिस इलाही की ट्वीट भी बड़ी सख्त थी कि हमने पता नहीं बहुत अच्छा किया था, पढ़ा लिखा पंजाब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी, मुफ्त किताबें दी थी, इस किस्म के काम किए थे, इस किस्म का। उन्होंने कहा कि लेकिन अब जो स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं, निजकारी की जा रही है यहाँ पर, और उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीद की। उसके जवाब में आमिर मीर ने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक भगोड़ा है जो मुल्क से भागा हुआ है और वो इस किस्म की बातें कर रहा है, ऐसी बात है तो आओ यहाँ पर मुकाबला करो, और ये इस किस्म का सारा जवाब था। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि ख़ुद ऐवान वज़ीर आला से जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 10 सितंबर 2023 को जो जारी हुई, सैयद लख्ते हुसैन चेयरमैन है मुस्लिम हैंड्स, एक NGO है जो कि इंग्लैंड से काम करती है और बहुत सारे ममालिक में काम कर रही है, वो उनका ताल्लुक़ ग़ालिबन पाकिस्तान से ही है। उन्होंने अपने एक वफ़द के साथ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, और उसके बाद एक जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई हुकूमत पंजाब की तरफ से, वाने वज़ीर आला की तरफ से, उसमें कहा गया कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान को 1000 सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम व इंसराम दिया जा रहा है। जो उस पर तारीफ़ की गई उनकी कि वो पहले भी स्कूल चला रहे हैं। इसके बाद मैंने मुस्लिम हैंड्स की जो वेबसाइट देखी, उसमें इंग्लैंड के हवाले से वहाँ की बुनियादी, वो तो इस वक्त सारी की सारी, चूँकि फ़लस्तीन का एक इशू चल रहा है, डोनेशन पर भरी हुई है। उसके पाकिस्तान में जो दफातर है, पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, उनको देखा। मेरी सैयद लख्ते हुसैन से बात भी हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप भी आएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मामला चल रहा है वो हुकूमत पंजाब और उसातिज़ा के दरमियान है, हम इसमें बात नहीं करना चाहते, हम तो बड़े अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं, कोई 4000 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, हमने कोई 20,000 कर दिए, हमने फ़लाँ चीज़ बहुत बेहतर कर दी। वो मुझे काफ़ी तफसील इस हवाले से बता रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं ऑन एयर बात नहीं करना चाहता। ये उनका हक़ है, वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते, ऑन एयर अपना मौक़िफ़ नहीं पेश करना चाहते, तो अपनी जगह पर। लेकिन अब सवाल ज़रूर पैदा होने शुरू हो गए हैं कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है और ये कहानी है क्या हुकूमत जिसकी तरदीद कर रही है बार बार, क्या बाकी कोई प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, निजकारी होने जा रही है, या कोई लीज़ वाला काम है, या कोई और काम है, ये क्या होने जा रहा है। और साथ जो है ख़ास तौर पे, और उसके साथ साथ तमाम सरकारी मुलाज़मीन जो इससे पहले हुकूमत पंजाब से कोई ख़ास उनकी मुखालफत नहीं थी, निगरान हुकूमत थी, सिर्फ तनख्वाहें बढ़ने के हवाले से जब बजट में वो एक इशू पैदा हुआ था, वो भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म की मुदाखलत से हल हो गया था। तो अब सूरत हाल है क्या? सरकारी मुलाज़मीन इस वक्त एहतजाज पर हैं। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, टीचर्स जो हैं सरापा एहतजाज हैं, बड़े बड़े जुलूसों में नारे लग रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत इसको किस तरह देख रही है? हमने पूरी कोशिश की कि आज हम किसी वज़ीर से रब्ता करें, उससे कहें कि वो आकर बताए कि वो
लाखों सरकारी मुलाजमीन के साथ ये जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं या सही फहमियाँ पैदा हुई हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ है क्या। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हम अब भी रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी कोई आके बात करना चाहे, वो चाहे मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन हैं सैयद अख्तर हुसैन हैं, वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हैं, वो पंजाब के एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो कोई भी साहब हैं, वो आके बात करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हम चाहेंगे कि हम इस मसले के ऊपर अपना पॉजिटिव रोल कोई प्ले कर सके। आपस में जो एक बहुत बड़ी दूरी पैदा हो चुकी है और बहुत आप कह जाएं कि शकरंजी पैदा हो चुकी हुई है और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कोई 125 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं, जेल में डाले हुए हैं और उन 125 126 में से ये बताया जा रहा है कि 120 और साजा हैं। ये यकीनी तौर पर कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और ये तल्लुकात क्यों ख़राब हुए, ये आपस में इश्यूज़ हैं क्या और इन इश्यूज़ को हल कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो प्रोग्राम में शिरकत के लिए मेरे पास यहाँ पर उस्ताज़ कराम के, टीचर्स यूनियन के या सरकारी मुलाजमीन की आप बात कर लें, नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं। दबंग बात करते हैं, काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के अपने धड़े के, और इसके साथ साथ ख़ासतौर पर कंप्यूटर टीचर्स की तंजीम पैक्ट के हवाले से, अगीगा के हवाले से आप ओहदे रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही जब हम उस्ताज़ा की बात करते हैं, उनके मुतालबात की, उनकी तहरीक की, उनकी ट्रेड यूनियन की, तो बड़ा ही नाम, बड़ा दबंग नाम राना लियाकत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, फिर मैं कहूँगा अपने धड़े के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। वो कन्फ्यूजन ना हो जाए ना कि ये प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी है। मैंने कहा साथ साथ में बताता चलूँ कि अपने अपने धड़े के ये हैं। और इसके साथ बहुत ही मशहूर हूँ, एजुकेशन रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम, बड़ा हवाला, तालीम के मसाइल को, इशूज़ को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। राशिद मंजूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। राशिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और सबसे पहले कैसे आपके तो सूबाई हुकूमत के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। मैं बड़ा सा आपकी तस्वीर देखता रहा, मोहसिन लकवी साहब के साथ आपने तस्वीर लगाई हुई थी। फिर ये अच्छे तल्लुकात, बहुत अच्छे तल्लुकात, ये बहुत बुरे तल्लुकात में कैसे पहुँचे, ये गिरफ्तारियाँ, ये जेलें, ये चीज़ें, ये मुतालबात, ये आपस में अभी भी आप थोड़ी देर पहले मुजाहरा करके आ रहे हैं, ये तल्लुकात ख़राब कैसे हुए? नजम भाई, असल में इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जब मीटिंग की वज़ीर आला साहब से, तो उसमें उन्होंने हमारा एक प्रमोशन का काम था, बल्कि हमारी तवज्जो दिलाने के बाद वो तमाम महकमों के अंदर बड़ी प्रमोशन तेज़ी से हुई, जिस पर हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि बड़े अरसे से, बड़े सालों से ये पेंडिंग थी और वो हुई। अब सूरत हाल ये है कि पुरअमन तौर पर आपको पता है, पहले भी एक धरना चल रहा था जिसके अंदर उस वक़्त के हुकूमती नुमाइंदों ने आके यकीन दहानी करवाई और उसके बाद तनख्वाहों वाला मामला हल हो गया। लेकिन एक हमारा मसला था लीव इनकैशमेंट का, जो हमारी ही छुट्टियों के औज़ हमें पैसे मिलते थे, उसके ऊपर जो था वो डेडलॉक रहा और बार बार हुकूमत को लिखा, बार बार लिखा, हुकूमत को याद दहानी करवाई कि ये मसला जो है जिसकी वजह से पंजाब के मुलाजमीन जो हैं उनके अंदर गम व गुस्सा बढ़ रहा है, तो आप इसके ऊपर कुछ सोचें। लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई और फिर पुरअमन तौर पर दोबारा जो है वो धरना दिया गया और 10 अक्टूबर को ये धरना शुरू हुआ, 2 रोज़ जारी रहा। और इस पर मैं तो इस पर शुक्रिया अदा कर सकता हूँ हुकूमत का और इंतज़ामिया का कि धरना था एक चौक में, लाहौर में जी, और उस एक चौक के अंदर इन्होंने रात को 1 बजे के बाद सोए हुए असातिज़ा को और दीगर मुलाजमीन को वहाँ से गिरफ़्तार किया, उन पर लाठीचार्ज किया और गिरफ़्तारी के बाद उनको जब अगले दिन हम अदालतों में पेश हुए और उनको जब वहाँ से FIR खारिज कर दी जज साहब की तरफ से कि ये बिल्कुल गलत FIR हैं, उसके बाद जब उन्हें नज़रबंद कर दिया गया 3 MPO के तहत एक माह के लिए, तो ये जो धरना एक जगह कायम था, ये अब आप देखेंगे गली गली और हर तहसील में, हर ज़िले के अंदर ये फैल चुका है कि हुकूमत ने खुद इतना अच्छा है। लोग राब्ता कर रहे हैं मुझसे, वो मुझे कह रहे हैं कि इस वक्त स्कूलों और कॉलेजों में वो साजा पढ़ा नहीं रहे, आगे सिलेबस का मसला बन रहा है। उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने दफातर में, बहुत सारे दफातर में काम नहीं कर रहे, हड़ताल करके, स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं और सारा काम चौक हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर अगर आप देख लें तो लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे साथ हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। इसी तरह जो एप्का के हमारे साथी हैं वो भी हड़ताल पे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथी हैं, इवन बहुत सारे DC ऑफिस के अंदर काम नहीं हो रहा और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर तालीमी बाइकाट जारी है। और ये सारे मामलात को हवा दी इन्हीं बातों ने। नंबर 1 कि जब वहाँ से गिरफ्तार करके फिर अगर अदालत रिहा कर रही है तो आप उनको जाने दें।
आप फिर उन्हें नज़रबंद कर रहे हैं बिला वजह, और फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ अजला के अंदर लोगों के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर आप FIR बार बार काट रहे हैं, उनको शोकास जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आग फैल गई। और इस वक्त हर तहसील की सतह पर, छोटी छोटी तहसीलों के अंदर भी हज़ारों लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर हैं। और मामला क्या था? मामला एक नुक्ते के ऊपर था कि लीव इनकैशमेंट जो है उसका, जो आपने 1 जून को, जो हम समझते हैं कि ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं था, ये किसी सियासी हुकूमत का मैंडेट होना चाहिए था, और निगरान हुकूमत ने उसको जो है वो कम करके इनिशियल बेसिक के ऊपर ले आई, जिसकी वजह से ये मामला। और अगर उसके ऊपर बैठ के बात कर लेते 4 लोगों से, उनके नुमाइंदे, जब बार बार आपको लिखा जा रहा था, बुला के उनसे पूछ लेते, उनसे टाइम लेते, आप उस पर डिस्कशंस करते। आपने उस मामले को हल करने की बजाय उसको इतना ज्यादा फैला दिया है कि वो मामला अब जो है वो काबू में नहीं आ रहा। और तलीमी बाइकाट के हवाले से सारे मामला भी बीच में घुस गए, बाकी चीजें तो हैं साथ। ये मेन इशू ये था। इसके साथ अब जो प्राइवेटाइजेशन का इशू, जब वजीर आला साहब ने खुद पायलट स्कूल के अंदर खड़े होकर बड़ा क्लियर कट कहा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, इशू पे मैं बात करता हूँ कि वाकई प्राइवेटाइजेशन है या नहीं है। का मामला मेन इशू था, लीव इनकैशमेंट का मसला था, उस पर बात शुरू हुई थी। साथ आपके पास इतलात आ गई कि आपकी पेंशन कम की जा रही है, बिल्कुल सालाना इंक्रीमेंट बंद की जा रही है, ये सारी चीजें भी आपके, ये थी। हमारे 14,000 एजुकेटर्स हैं, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, उनकी मुस्तकिली का मामला बड़े अरसे से पेंडिंग है। हालांकि अंदर तरमीम भी हो चुकी हुई है। तो अगर इतने बड़े बड़े काम ये कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा मामला है 14,000 लोगों की मुस्तकिली का, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है इनके लिए। अगर यानी इस वक्त क्या सूरत हाल है? डेडलॉक है आपका हुकूमत के साथ, कोई बातचीत चल रही है, क्या सूरत हाल? अभी तक मेरा ख्याल है इंतजामिया और हुकूमत ने ये तरीकाकार इख्तियार कर लिया है कि रोजाना की बुनियाद पे हर जिले में शोकस जारी करें सरकारी मुलाजमीन को, सही उनको ऊपर FIR दर्ज कराएं, जिसकी वजह से ये मामला ठंडा होने की बजाय और ज्यादा फैलता जा रहा है। ज्यादा इस वक्त ये सूरत हाल है कि इसके अलावा अगर वो किसी को बुला लेते, मुलाकात करते, बैठते, कोई हमारे दरमियान कोई जायदादों के इशू थोड़ी है, सही है, बैठते आपस में, मारे हो एक दूसरे से, जाहिर बात है, बैठते आपस में बैठ के बात कर लेते। सही। तो बात करने की बजाय उन्होंने जब ये वाला रवैया इख्तियार किया तो जिसके खिलाफ फिर गम गुस्सा, लोग खुद हमारे कहे बगैर लोग अब एहतजाजों पे आना शुरू हो गए। लोग खुद ब खुद छोटी छोटी तहसीलों में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में एहतजाज हो रहे हैं। राना लियाकत साहब की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मेरे पास वीडियोस भी आ रही हैं, मैं देख भी रहा हूँ, वाकई छोटे छोटे शहरों में, जैसे मैं देख रहा था कि हरूनाबाद की बात कर लें, समुंदरी की बात करें, इस तरह के छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे कभी मुजाहरे हुए ही नहीं, वहाँ पर मैं देख रहा था कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जुलूस निकल रहे हैं। बड़ी अच्छी वीडियोज़ आप लोग उनकी शेयर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिकायत यह है कि आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ाना बंद किया हुआ है, आपके जो साथी एप्का के साथी हैं उन्होंने मुख्तलिफ दफातर में काम बंद किया हुआ है। इसकी चूँकि नेशनल इशूज़ कुछ और बने हुए हैं, इस वक्त फ़लस्तीन का मसला बना हुआ है, शायद उस तरह रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही, लेकिन अमली तौर पर आप लोगों ने बड़े मसाइल पैदा किए हैं। फुल एहतजाज में आप इस वक्त? जी बिल्कुल नजम वली साहब, हम मांग क्या रहे हैं? मेरी बहनें, मेरी बेटियां या मेरे नौजवान जो हैं या बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या मांग रहे हैं? अपने बुढ़ापे का सहारा इनसे मांग रहे हैं। जो आपने हमसे वादा किया था, जो जब हम भर्ती हुए थे हमें कहा गया था कि हमें रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, लेकिन अब ये हर चीज़ को काटने की तरफ जा रहे हैं। भाई एक आपके पास यही तबका रह गया जिसके ऊपर आपने छुरी चलानी है, आप इनकी क्यों साजिश छीन रही हैं? हमने अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ कुछ वादे किए हुए हैं, कोई वही किए हुए कि जब हम रिटायर होंगे आपको घर बना देंगे, आपको कारोबार सेट कर देंगे, आपको हज उम्रा करवा देंगे, लेकिन आप हमें धकेल रहे हैं भीख मांगने की तरफ कि लीव इनकैशमेंट 60 से 70% आप कम करने जा रहे हैं, आप हमारी सालाना इंक्रीमेंट जो है वो बंद करने जा रहे हैं, पेंशन और ग्रेजुएटी बंद करने जा। मेरी ये बहनें, मेरे भाई, ये क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? ये भीख मांगेंगे, ज़कात का सहारा लेंगे, या किसी से कर्ज मांगा करेंगे अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए, या इनकी औलादें फिर इनको ओल्ड होम की तरफ धकेल देंगी। ये मुल्क है पाकिस्तान जहां पर असातिज़ा को जेलों में डाला गया है, और मिसालें हमें देते हैं जी हमने तरक्की करनी है इटली की तरह कि जहां पर उस्ताद कोर्ट में जाता है तो उसको कुर्सी पेश कर दी जाती है, और यहां पर उस्ताद को रिहाई के आर्डर किए जाते हैं तो ये कहते हैं कि इसको नज़रबंद कर दिया जाए। हम कातिल हैं, हम कोई टैक्स चोर है, या हम पॉलिटिकल लोग हैं? हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपना हक मांगने के लिए निकले हुए हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, तो भाई मेरे बच्चों की पढ़ाई तो जो 60-70 लाख बच्चा इस वक्त पंजाब में आउट ऑफ स्कूल है उसकी फिक्र करनी चाहिए, कि ना कि 1 करोड़ 18 लाख बच्चों को जो है ना ये इस स्टेज पे ले आए कि हम उनको पढ़ाए ना। हमारी बात सुननी चाहिए, हम उस्ताद हैं, हम कौन सा इनसे प्लाट मांग रहे हैं?
या इनसे कोई हज के लिए पैकेज मांग लिया है, या इनसे कोई बिलासूद कर्जा मांग लिया। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि जो सहूलतें, जो मराहत आपने हमारे साथ तय की थी, आप काइंडली हमें वही दे दें। हम उससे ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे। हमने उस्ताद देखिए, गिरफ्तार तो वो हो रहे हैं ना जो एहतजाज कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, पढ़ाने वाले तो गिरफ्तार नहीं हो रहे ना। नजम वली साहब, उस्ताद ही तो एहतजाज कर रहा है, उस्ताद ही अपनी मराद के लिए एहतजाज कर रहा है, उस्ताद ही इन अदारों को, जिसके मतलब वज़ीर आला पंजाब ये बयान देते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना है। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर की, मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरे-सगीर में आई थी तो तिजारत के लिए आई थी, उसके बाद तो आज तक हम उनके गुलाम हैं। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो गवर्नमेंट जब अपने इदारों की सरपरस्ती छोड़ देगी, मुकम्मल उनके हैंड ओवर कर देगी, तो फिर वो 2-4 साल 5 साल के बाद वो बच्चों से फीस मांगेंगे। पाकिस्तान में तो तालीम इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, कारोबार, ये कारोबार है। यहाँ पर अब वो मदद या कोई जो कहते थे कि जी ये बड़ा अच्छा इकदाम है जो हम कर रहे हैं कौम के लिए। राना साहब एक बात बताएं, हुकूमत इस वक्त कोई 2-2.5 हज़ार रुपया एक बच्चे के ऊपर खर्च करती है अपने बजट के हवाले से। अगर वही काम अगर वो 550, 600, 700 रुपया देकर और अच्छी एजुकेशन दिला देती है और किसी NGO को साथ अपने साथ ले लेती है, इसमें क्या हर्ज क्या है? आप देखें, इतना शिकायतें लोगों को आपसे भी बड़ी हैं, वो कहते हैं जनाब पढ़ाते नहीं है सरकारी। आपके बच्चे, आप खुद अपने बच्चों को राना साहब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए छोड़ के जाते हैं और खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं, वहां से निकलते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से लेते हैं, घर चले जाते हैं। ये फिर देखें ना, इस तरह साहब मुझे फख्र है कि मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है और बहुत सारे हमारे असातिज़ा जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन पक्की बात है, पक्की बात एक बात है, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि कहीं जब स्कूल हमारा, फर्ज करें कि मेरा उस्ताद जिसने 20 किलोमीटर अपने घर से दूर जाना हो, तो वो अपने बच्चे को किस तरह ठठरती हुई सर्दी में मोटरसाइकिल पर या जो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ है उसमें कैसे सफ़र करवाएगा? वो फिर सोचता यही है कि यार मैं इसको कहीं अपने करीबी कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही हो, मैं वहाँ पर इसको दाखिल करूँ। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आ जाता है। और यही हो रहा है इस वक्त भी, जो फीसें हैं प्राइवेट सेक्टर की जो आसमान को छू रही हैं। हमारे पास रोज़ाना सैकड़ों बच्चे आते हैं कि जी हमारे वालिदैन या वालिदैन कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की फीसें अदा नहीं कर सके तो हमारे बच्चों को दाखिल कर लें। लेकिन मुराद कि उस्ताद नहीं है। 1,13,000 वैकेंसी आपकी खाली पड़ी हुई है। वज़ीर आला पंजाब पायलट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि 2 साल से इस क्लास को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। तो क्या ही अच्छा होता है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते, सुबह नए टीचर भर्ती करने का ऐलान करते और इसका इश्तिहार देते। जो पिछले 4 साल में मुराद राज साहब ने एक टीचर भर्ती नहीं किया पंजाब में, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने भी एक टीचर भर्ती नहीं किया। तो ये निज़ाम तालीम है हमारा। फिर उस्ताद को कहना कि उस्ताद पढ़ाता नहीं है, उस्ताद ये नहीं करता, उस्ताद वो। आज भी उस्ताद जो है ऐसे हालात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है कि जो इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है। सही है, वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर। लेकिन आपका फड्डा अपनी जगह पे इस वक्त। राशिद मंसूर साहब, मुकदमा आपके सामने मौजूद है, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये उस्ताद कराम जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, ये दुरुस्त कर रहे हैं? नजम भाई देखें, असातिज़ा के जो कंसर्न्स हैं ना ये बजा हैं, लेकिन जब ये तहरीक स्टार्ट करने लगे थे ना 10 अक्टूबर को, उससे पहले मेरी काफ़ी असातिज़ा के साथ जो है ना वो राब्ता हुआ। मैंने पूछा कि क्या आपका लाहा अमल है, क्या करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या बनेगा, आप लोग सड़कों पे होंगे तो क्लासरूम्स को कौन देखेगा, और जहाँ पे आप धरना देने जा रहे हैं वो जगह जो है वो एक बड़ी सेंसिटिव जगह है, सेक्रेटेरिएट के सामने, लाहौर का दिल उसको कहते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो तमाम मार्केट्स बंद होंगी, तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे, तमाम मतलब बंद हो जाएगा, पूरा लाहौर बंद हो जाएगा। पहले मुल्क की इकॉनमी जो है वो आपके सामने है, हमारे मुल्क की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। अगर आपकी वजह से एक आम पब्लिक जो है वो तकलीफ़ में होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ ऐसा तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे आपका वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? वो कहते हैं क्या होना चाहिए? मैंने कहा जी आप मुलाकातें करें, आप हायर अथॉरिटीज़ को खतूत लिखें, उनसे मुलाकातें करें, उनसे मीटिंग्स करें, टेबल निगोशिएशन करें, ताकि आपके मसाइल जो हल हो सके ना। आप हत्तल इम्कान कोशिश तो कर देखें, अगर आपको नाउमीदी होगी तो फिर आप उस तरफ जाएं। लेकिन जुलाई में ना नजम, जुलाई में भी इन्होंने धरना दिया था, उस वक्त इनके 3 बड़े मुतालबा थे, उनमें से 2 मान लिए थे हुकूमत ने ना।
तो मेरा ख्याल है कि उसी एक जोम में असातिज़ा जो है ना वो दीगर मुलाजमीन दोबारा से इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हमने 10 अक्टूबर को शुरू हो जाना है। जिस तरह से जुलाई में माने गए थे हमारे मुतालबात, तो अब भी मान लिए जाएंगे। सही। लेकिन वो गेम उलट गई, इन लोगों को पकड़ लिया। अब 126 लोग जो हैं वो MPO के तहत जो है वो 30 दिन के लिए वो जेल में हैं। और अब अंदर की इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको पैगामात भी भेजे जा रहे हैं कि आप अंडरटेकिंग दे दें, बयान अल्फी दे दें, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन बयान अल्फी दे देंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे। हाँ, एहतजाज नहीं करेंगे और बिल्कुल किसी किस्म की आप एजिटेशन नहीं करेंगे तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि लोगों ने इनकार कर दिया और हुकूमत की बात मानने से उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन असातिज़ा की जो जिम्मेदारी है ना वो तो क्लासरूम की है। सही। मैंने कहा जी क्लासरूम का हर्ज होगा, उसका क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी देखें, जो लोग लीड करते हैं ना वो चंद लोग होते हैं, चंद लोग, हम लोग अलामती एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्लासरूम हमारे डिस्टर्ब नहीं ये होंगे। सही है। राना साहब, राशिद साहब कह रहे हैं कि आपने समझा था कि जिस तरह पहले आपने बात मनवा ली थी फिर मनवा लेंगे, हुकूमत नहीं मान रही इस वक्त, तो आप उल्टा गले पड़ गई चीज़। मैं समझता हूँ कि अब भी आपको ही किरदार अदा करना पड़ेगा। उस वक्त भी जो हमारे मुतालबा तस्लीम किए गए थे उसमें आपका बड़ा रोल था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने वो तमाम सवाल छोड़कर हमारे मुलाजमीन का मसला उनके सामने रखा था और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आपके सवाल के ऊपर वो मलक अहमद साहब को हमारे पास भेजा और हमारा मसला हल। अब भी मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि ये ऐसे फैसले निगरान गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है जो कि जमहूरी हुकूमतों के फैसले होते हैं, जिनसे वो वोट लेकर आते हैं उनके जमहूरी हुकूमतें फैसले नहीं करती ना इस किस्म के। जमहूरी हुकूमतें क्यों करती? फिर उन्होंने वोट लेने होते हैं, इन्होंने वोट नहीं लेने। ये सख्त फैसले कर लेंगे, ऐसे फैसले कर लेंगे जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगे। हम फिर यही समझेंगे, बचत हो जाएगी। हम यही समझेंगे कि शायद पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निगरान गवर्नमेंट से ऐसे फैसला करवा के मुलाजमीन पर शब खून मारना चाहती हैं। और याद रखें, इलेक्शन आने वाला है, हमारे पंजाब में कम अज कम 70 से 80 लाख वोटर हैं, 15 लाख मुलाजमीन हैं, इनके साथ 6 से 7 फैमिली मेंबर्स हैं, और फिर वो बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके वालिदैन भी वोटर हैं। सही। अगर जब उनको पता चलेगा कि हमारे उस्ताद के साथ ये हो रहा है तो वो इसका रिएक्शन जरूर देंगे। और अभी तक हमने अपने किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या करेंगे? वोट ही नहीं डालेंगे? जी बिल्कुल देखें, बात फिर अवाम के भी सोचने की है। अवाम भी देखेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे अदारे जो है प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं। हमारे आप वोट की धमकी किसको दे रहे हैं? वोट पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को? सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे लिए। किसी को भी नहीं देंगे? इंतखाबात का बाइकआउट कर देंगे? मैं सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ सही है, इस मुल्क का वोटर भी हूँ। बिल्कुल सही है। मेरी बीवी भी वोटर है, मेरा बेटा भी वोटर है, मेरा उस्ताद, मेरी बहन, सब वोटर है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ नहीं देंगी, आपके साथ नहीं चलेंगी, आपकी आवाज नहीं बुलंद करेंगी, तो आप फिर किसी को भी वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट करना पड़ेगा। मैं यही समझता हूँ कि ये निगरान सेटअप भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के मशावरत से आया ना, तो ये इनको समझाएं कि भाई आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अवाम जो परेशान है, सरकारी मुलाजम परेशान है, उनके लवाहिकीन परेशान है, कि जिनको अपने लाले पड़ गए हैं कि अगर आप उनकी लीव इनकैशमेंट खत्म करते हैं, आप उनकी पेंशन ग्रेजुएटी खत्म करते हैं। आपकी भी धमकी है ये कि वोट नहीं डालेंगे? जाहिर बात है, जब इस तरह के हालात रहेंगे और सरकारी मुलाजमीन के साथ दिन ब दिन बुरे से बुरा सलूक होगा और बिला वजह उन्हें जेलों में डाला जाएगा, तो फिर इसके ऊपर सोचा जा सकता है। और तमाम मुलाजमीन अगर मुश्तरका तौर पर ऐलान करेंगे 15 लाख, तो उनकी फैमिलियां भी इस काम में शामिल हो सकती हैं। ना मुस्लिम लीग नून को देंगे, ना पीपल्स पार्टी को देंगे, ना पीटीआई कोई भी पार्टी हो, बिला तफरीक हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। शायद हमें इस वक्त मैं बात पूरी कर लूं, हमें शायद इस वक्त ये ट्रीट कर रहे हैं लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी। हमारा किसी आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं पैगाम हुकूमत को देना चाह रहा हूं और अरबाब इख्तियार को कि हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। हमने इलेक्शन में ड्यूटियां भी हमने ही देनी होती हैं। इलेक्शन के अंदर ड्यूटी भी हमारी सबसे बड़ी HR है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। सही। और हमने हमेशा जो है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम दी है। लेकिन अगर इस तरह का हमारे साथ तरीका रखा जा सकता है तो इलेक्शन करवाने की ड्यूटियों का भी हम बाइकआउट कर सकते हैं और वोट देने का हम अपने खानदानों समेत भी बाइकआउट कर सकते हैं। नई बात आ गई, सारी ऑप्शन हैं, सारी चीजें सामने हैं। इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। तो जब हमारे साथ ये जुल्म रवा रखा जाएगा तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम ड्यूटियां दें जाके?
हम तो सिर्फ एक नेशनल काज समझ के जब भी हमें बुलाया जाता है, हर ड्यूटी के ऊपर असातिज़ा सबसे आगे होते हैं। डेंगू की ड्यूटी हो, वो ये पोलियो की ड्यूटी हो, ये बाकी कोई मर्दमशुमारी थी, अभी इलेक्शन की ड्यूटी थी, कोई भी थी। और सबसे बड़ी बात जो है स्कूलों की निजकारी के हवाले से, वो बात अभी बीच में ही रह गई। असल में लीव इनकैशमेंट आगे आ गई, बाकी मसाइल आगे आ गए, हुकूमत के साथ तल्लुकात सामने आ गए, निजकारी होने जा रही है नहीं होने जा रही, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर उस्ताद इकराम कह रहे हैं कि अगर आप हमें इस तरह ट्रीट करेंगे, हमारे साथ ये सलूक करेंगे, तो हम वोट भी नहीं देंगे और हम इलेक्शन में ड्यूटी भी नहीं देंगे। मतलब इलेक्शन नहीं होंगे फिर। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, इस वक्त बात की जा रही है कि पंजाब के 1000 सरकारी स्कूल जो हैं वो एक NGO के हवाले कर दिए जाएंगे। उसका नाम है मुस्लिम हैंड्स। और मुस्लिम हैंड्स बुनियादी तौर पर बरतानिया से चलने वाली NGO है और ये बड़े रफ़ाई काम करती है, मुख्तलिफ जगहों पर रफ़ाई काम करती है। और पाकिस्तान के अंदर भी सैयद लख्त हुसैन इसके चेयरमैन है और उनका ये कहना है कि हम इससे पहले भी दर्जनों स्कूल चला रहे हैं। 70-80 स्कूल की वो बात कर रहे थे और वहाँ पर हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स थे, हम उनको 20,000 पर लेकर चले गए। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस तरह इस मॉडल को लेकर चलते हैं और टीचर्स का क्या बनता है, स्टूडेंट्स की फ़ीस का क्या बनता है, तो उनका ये कहना था कि हम PEF के मॉडल के ऊपर चलते हैं। PEF का मॉडल ये है कि सरकार एक स्टूडेंट के एवज 500, 600, 700, 800, 900 जितने भी एक तयशुदा पैसे होते हैं वो देती है और फिर एक प्राइवेट पार्टी जो है उस स्कूल को चलाती है। एक मॉडल ये चल रहा है, एक मॉडल पीमा का चल रहा है, वो शायद ज़्यादा करीब आप समझ सकते हैं कि सरकारी इमारत जो है वो भी उनको दे दी जाती है, सरकारी जगह भी दे दी जाती है, फिर उसके बाद वो उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब बात जब हम मुजाहिरों की कर रहे हैं, एहतजाज की कर रहे हैं, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि निजकारी की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। क्या हम जब इस मॉडल की बात करते हैं कि NGOs को दे दिया जाए, तो क्या हम इसको निजकारी कह सकते हैं, इसको प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, क्या ठेकेदार को देना कह सकते हैं? इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ। काशिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, राना लियाकत साहब भी मौजूद हैं, राशिद मंसूर जो कि सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर हैं, तालीम को भी बेहतर समझते हैं, इसके मामलात को भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद मंसूर साहब, ये क्या पोजीशन है इस वक्त, हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या वाकई हज़ारों की तादाद में स्कूल जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं, निजकारी की जा रही है? नजम भाई, जो आपने मुस्लिम हैंड की एक NGO की बात की ना, वो उनके पास तो मेरे ख्याल एक लिमिटेड सा नंबर उनके हवाले किया जाएगा। दूसरी बात, PEF और पीमा का जो दो मॉडल, वो दोनों एंटायरली डिफरेंट मॉडल्स हैं। PEF जो है वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर है ना, और पीमा जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं गजाली एजुकेशन इंटरेस्ट वाले, वो उनके हवाले भी कुछ स्कूल किए गए पीमा के थ्रू। अच्छा, मेरा जो अब तक की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, वो यही है कि ये पीमा वाला मॉडल जो है ना उसको अडॉप्ट करने की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। पीमा वाला मॉडल क्या? हाँ, वो देखें, वो वहाँ पे तो सारी की सारी जो एंटिटी है ना स्कूल की, वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाती है। अब ये किस तरह से मुमकिन होगा ना, बिल्डिंग है, जगह है, फर्नीचर है, और स्टूडेंट्स हैं इवन के, वो भी उस NGO के हवाले कर दिए जाते हैं। हाँ, वहाँ पे जो असातिज़ा हैं अब उनको आहिस्ता आहिस्ता उठा के, तो जो करीबी जो स्कूल जिनमें जगह वैकेंसी खाली है, क्योंकि हमें पता है कि 1,13,000 तो सीटें ऑलरेडी खाली पड़ी हुई हैं स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं पे तो एडजस्टमेंट उनकी हो ही जाएगी, सरकारी स्कूलों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। कराम जो वहाँ पर मौजूद होते हैं स्कूलों में, यह मॉडल जो अपनाया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, सरकारी उस्ताद फिर उस स्कूल में नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं, वो नहीं रहेंगे ना, उन्हें तो निकाल के तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। NGO जो है अपने टीचर्स भर्ती करेगी, और उसके बाद उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होता है कि वो रिजल्ट अच्छा दे, कोई मेंटेन रखे, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नजम भाई, इसमें आप देखें एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा क्रिटिकल एक मामला है कि मोस्टली हमारे जो देही इलाकों में जो स्कूल्स हैं ना, शहरों में अगर कोई गवर्नमेंट ने नया स्कूल इस्टेब्लिश करना है ना, बनाना है, तो गवर्नमेंट जगह खरीदती है, परचेज करती है। जबकि देहातों में हम देखते हैं, हम भी देही स्कूलों में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे कोई भी स्कूल गवर्नमेंट का बनना होता है ना, तो लोग ऐसे ही तोहफा गिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे शामलात की ज़मीनें होती हैं, लोगों की इजाफी ज़मीनें देहात के गाँव के सराउंडिंग में पड़ी होती, लोग गिफ्ट के हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमने कोई ना ही कभी किसी ने खरीदी है, खासे रकबे देते हैं। अब वो तोहफा दी हुई ज़मीन के ऊपर जो स्कूल है, अब वो अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देगी,
तो वो वहाँ के लोग क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, टीचर्स वाली बात तो क्लियर होगी, वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी जगह पे, वो अपने रख लेंगे। दूसरा ये खतरा जाहिर किया जाता है कि जब कोई एनजीओ संभालेगी तो वो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फीस लेगी, ये बहुत बड़ा खतरा जाहिर किया जाता है। देखें, ये महंगी तालीम है प्राइवेट सेक्टर की। अब महंगी तालीम के मद्दे मुकाबल जो है वो तो मुतबादल के तौर पे एक ऑप्शन है सरकारी स्कूलों की। आहिस्ता आहिस्ता जब सरकारी स्कूलों की ऑप्शन हम ख़त्म कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सरकारी स्कूल का ऑप्शन इस तरह ख़त्म नहीं होगा कि हर स्टूडेंट के लिए जो खर्चा होगा 500, 700, 800, 900 रुपया, वो तो सरकार दे रही है, वो एनजीओ वो पैसे लेगी, उससे चलाएगी उसको। देखें, ये सरकार जो दे रही है वो तो दे रही है पेफ के स्कूलों को, जो पेफ के तहत, जो पीमा के तहत, उनका तो फीस स्ट्रक्चर वो खुद उन्होंने डिज़ाइन करना होता है ना। तो फीस स्ट्रक्चर पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी उनकी लाइन और लेंथ के ऊपर रहते हुए पहले फीस स्ट्रक्चर उतना होगा कि जो गवर्नमेंट कह रही है जनाब हम उसी शेड्यूल पे चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे निज़ाम के ऊपर काबज़ हो जाएंगे। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जो मुतबादल ऑप्शन है सस्ती तालीम की वो खत्म हो जाएगी। और ये खतरा भी हो गया कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये खतरा भी बीच में आ गया कि अगर किसी वक्त आपने तमाम सरकारी उसाज़ा वहाँ से निकाल लिए और 2, 4, 5, 7, 8 साल के बाद उस एनजीओ ने वो स्कूल छोड़ दिया, तो आपके पास ना उसाज़ा है, ना चलाने का सिस्टम है, ना कुछ और है, ये भी खतरा। मतलब कि अगर वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को सामने रखेंगे, अगर 3, 4 साल 5 साल बाद वो समझते हैं कि यार जिस मकसद के लिए ये अडॉप्ट किया था वो मकसद तो हमें हासिल नहीं हो रहा, तो वो विड्रा कर जाते हैं, तो फिर उसका कौन वाली वारस? क्या गवर्नमेंट दोबारा से आके उस स्कूल में अपने साथी को भेजेगी और दोबारा से उस स्कूल को अडॉप्ट करेगी? ये बड़ा पेचीदा सा मसला है। कहने की हद तक ये हो सकता है कि ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन भी दिखाई नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ, इसमें जगह की पेचीदगियाँ हैं, बिल्डिंग्स की पेचीदगियाँ हैं, बच्चों की एनरोलमेंट की पेचीदगियाँ हैं, फिर असातिज़ा की सबसे बड़ी पेचीदगी है कि असातिज़ा जो है उन्हें शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह पे। अगर करीब तरीन स्कूल में जगह ना हुई तो क्या असातिज़ा को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में शिफ्ट करेंगे? तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पहले मनसूबाबंदी, पहले ठोस प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके बाद करना चाहिए, ना कि फौरी तौर पे जो है ना वो ऐलान कर दिया कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके नुकसान ज़्यादा होंगे। मैं राना लियाकत साहब, क्या ये कहना कि स्कूलों की निजकारी हो रही है, स्कूल जो है प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, ठेकेदारी निज़ाम आ रहा है, क्या ये कहना दुरुस्त है? एक एनजीओ है, वो वेलफेयर का काम करती है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो इंतज़ाम चलाना चाहते हैं। हुकूमत जो है इस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है, वो अपना बजट कर्टेल करके नीचे ले आती है, 700, 800, 900, 500, 700 में बच्चा पढ़ा देती है। उस एनजीओ की वजह से रिज़ल्ट ऊपर चला जाता है, उस एनजीओ की वजह से इनरोलमेंट बढ़ जाती है, वहाँ पर सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। हर्ज क्या है राना साहब? नजम वली साहब, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो इदारा था ये परवेज़ लाई साहब के साबका दौर में बनाया गया था, और इसका मकसद बनाने का ये था कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड हैं, ये प्राइवेट सेक्टर जो है ना उनको अपने यहाँ दाखिला देगा और गवर्नमेंट जो है उनको उसके इवज़ फीसें देगी। अब आपने देखा कि जब राज साहब का दौर आया तो जब इसकी कली खुली तो पता चला कि जो तादाद उनको दी गई थी पैसे लेने के लिए, वो तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो स्कूल थे उनके मालकान ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज भी किया, बार बार किया एहतजाज, और उनकी फिर वेरिफिकेशन करवाई गई। पता चला कि वहाँ पर 30 और 70% डिफरेंस आ रहा था कि जो तादाद दी गई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हम ये पैसे वापस लेंगे। सॉरी राना साहब, नजम भाई मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए सिर्फ इंटरप्ट किया है कि हमने ही शो किया था और उसमें हमने 2.25 लाख फेक स्टूडेंट्स का इशू उठाया था, और वो फेक स्टूडेंट्स का यही इशू था कि फीसें जो फेक स्टूडेंट्स शो करके ना तो गवर्नमेंट से फंड्स जो है ना वो बड़ी भारी मिकदार में जो है ना वो वसूल किए गए थे, जबकि हकीकत में जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद बड़ी कम थी। जो राना साहब भी कह रहे हैं कि इस सवाल को रिफ्रेज करते हैं, मैं दोबारा करता हूँ आपसे। क्या आप ये समझते हैं कि आप पीमा का मॉडल हो, पेफ का मॉडल हो, या कोई भी हुकूमत जो है किसी एनजीओ को साथ लेकर चले तो आप ये कह सकते हैं कि ये निजकारी की जा रही है, ये ठेकेदारी निज़ाम, प्राइवेटाइजेशन है? कि आप खुद भी महसूस करेंगे, क्या 500 रुपए में कोई आज प्राइवेट सेक्टर वाला बच्चा पढ़ा सकता है? कभी नहीं पढ़ा सकता। वो अपने पैसे पूरे करने के लिए उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। फिर
कभी दाखिला फीस लगा दी, कभी स्टेशनरी के चार्जेस दे लिए, कभी पेपर मनी ले ली, क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस तरह हम पे है। हमारे स्कूलों में तो आज भी वज़ीर आला पंजाब विजिट करने के लिए चले जाते हैं, वज़ीर तालीम साहब चले जाते हैं, सेक्रेटरी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि आज तक पैफ के स्कूल को किसी ने विजिट किया है, किसी हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने विजिट किया है, या हमारे सीईओ एजुकेशन ने विजिट किया? पैफ अथॉरिटी करती है ना उनको। मैं ये कह रहा हूं ना, उनके पास इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके नीचे जिस तरह राशिद साहब बता रहे थे कि जहां 2.25 लाख बच्चा फेक निकला, फिर पता चला कि ये भी जो है पैसे लेने के लिए अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जब कोई भी इदारा, जिन्होंने पैफ के इदारे लिए या पीमा के इदारे लिए, आज भी उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आगे दिए हुए हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूं 200 या 300 रुपए में कोई तालीम नहीं दे सकता। उसके लिए फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इस्लामिया स्कूल भाटी गेट है, ये एक एनजीओ ने हमसे लिया, 10 साल के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम इन बच्चों को फ्री तालीम नहीं दे सकते, या फिर हमें इनसे फीस चार्जेस की इजाज़त दी जाए। तो जब वो अदारा छोड़ के चले गए तो हमें पता है कि जिस तरह हमने वहाँ पर मुख्तलिफ अदारों से साजा ला के उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और अब वो अदारा जो बेहतर जा रहा है। अब खुदा ना खासा अगर आप कहें कि ये अदारा 3-4 साल के बाद आप ये कहेंगे फिर एनजीओ को देना है, तो भाई डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं चलेगी। इस मुल्क में तालीम और सेहत रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत को ही निभानी पड़ेगी, ना कि इसको ठेके पे दे दिया जाए या ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए जिससे डंग टप जाए। बट ठीक है, आपने डेफिड को लाए, आपने यहाँ यूएनओ से आप अरबों करोड़ों रुपया फंड लिया, कहाँ गया? सारा इन पैफ के स्कूलों में चला गया। और सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर कमरों की ज़रूरत है, वहाँ पर फर्नीचर की ज़रूरत है। आप वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि मेरे पास 20-25 अरब रुपया नहीं है कि मैं इन स्कूलों पर लगा सकूँ। तो भाई अगर आपके पास नहीं है तो फिर मेहरबानी करें, ये इदारे जिस माहौल में चल रहे हैं इनको चलने दें। ये साजा इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जिस पायलट स्कूल को आपने विजिट किया है वहाँ 2 साल से उस क्लास को पढ़ाने वाला टीचर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे साथी ने जो जूनियर थे वहाँ पर, उन्होंने उस क्लास को पढ़ाया और आपको रिजल्ट दिया। नहीं, फिर बात फिर वहीं पर आ गई ना। अगर बीच में एक एनजीओ आ जाती है, आपका डिसिप्लिन बेहतर कर देती है स्कूलों का, तो क्या हर्ज क्या है सर? सर एनजीओ आए बिस्मिल्लाह, लेकिन वो हमारी जरूरियात पूरी करे ना। वो ये ना करे कि साजियों को वहां से निकाले। अच्छा कि जी आप निकल जाएं जी, अब हमने यहाँ पर 2000 या 15,000 रुपए पे टीचर रखना है, जिसको बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा। और देखें हम कहीं भी साहब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं आपकी 2-2 लाख तनख्वाहें हो गई हुई हैं, 3-2.5 लाख हो गई हुई हैं, इतने पैसे आप नहीं, खैर इतनी तनख्वाहें नहीं है, लेकिन मैंने 2 लाख तनख्वाहें लेकर आप पढ़ाते नहीं है। देखें 37 साल मैंने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे अगर ये 2 या 3 साल पहले बता देते तो मैं शायद ये जॉब ना करता, जॉब मेरी सिक्योरिटी ना होती, मेरा सर्विस स्ट्रक्चर सिक्योर ना होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आता, मैं किसी और जगह पे चला जाता। लेकिन अगर मैंने 37 साल या 38 साल या 40 साल से डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, अगर मेरी तनख्वाह बढ़ गई है तो ये क्यों खटक रही है? ये क्यों खटक रही है मेरी पेंशन? क्यों खटक रही है मेरी स्कूलों में? रिजल्ट नहीं आते ना। कौन कहता है नजम भाई, कौन कहता है? लोग कहते हैं, हमारे यहाँ 12 महीने दाखिला होता है। आप जाएं किसी दानिश स्कूल में, अप्रैल के बाद दाखिला करके बता दें हमें। आप जाएं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में, वहां अप्रैल के बाद को दाखिला करके बता दें। हमें जो बच्चा मिलता है, जो बच्चा हमारा गेट क्रॉस करता है, हम उसको इस नजरिए से ले लेते हैं कि चलें ये कुछ ना कुछ पढ़ के अपने माँ बाप का सहारा बन जाएगा। आज भी हम जो हमें फैसिलिटी दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, उसमें हम बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। और इसी बिना पर मैं कहता हूं कि पंजाब का उस्ताद आज भी अजीम है कि वो जेलों में बंद है अपने राइट्स के लिए, इन तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं, वो तो सियासत के लिए नहीं है राना साहब। सियासत हमने कोई इलेक्शन लड़ना है नजम वली भाई, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, हमने आने वाले इलेक्शन में कोई अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं भाई। हम तो अपनी वो मुराद मांग रहे हैं जो आपने हमसे देने का वादा किया था। सही काशिफ जो सब इम्प्रेशन ये है कि आप बिल्कुल काम नहीं करते ना, इस वजह से आप लोग सारा एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हमें मुराद देते जाएं, काम ना करना पड़े, कोई ऊपर से चेक एंड बैलेंस ना आ जाए। नजम भाई, चेक एंड बैलेंस की तो सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर दूसरे स्कूल में विजिट होते हैं और वो हर सब कुछ चेकिंग होती है। और दूसरी बात है कि इसको मैं ज़रा डिफरेंट एंगल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के साथ जो कंपैरिजन करते हैं ना, जब आप कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आते, मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी अथॉरिटी मेरा पिछले 5 साल का रिजल्ट निकाल ले जो मैं पढ़ाता हूँ। बाकी तो चले दूर की बात है ना,
मैं अगर एसोसिएशन में भी हूं तो मेरा ज़ाती सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल के चेक कर लें। दूसरी बात है कि इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है ना, वो बुनियाद होती किसी भी चीज़ की, आपके बच्चों की बुनियाद है। दुनिया सारी प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी टीचर्स के ऊपर तवज्जो देती है कि वो फाइनेंशियली फ्री हों, उन्हें वीआईपी समझा जाता है और वीआईपी दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों की ये हालत है कि हमारे 10,000 से ज़्यादा सिंगल टीचर या 2 टीचर स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स। आप एक टीचर आप देखें, आप उस टीचर की अजमत को सलाम करें जो एक टीचर आपकी 6 क्लासें भी पढ़ा रहा है और 24 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है रोज़ाना। और ऐसे ऐसे टीचर्स हैं नजम भाई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कि जिन्होंने कभी अपनी बीमारी की सूरत में, किसी इमरजेंसी की सूरत में, जब वो सिंगल टीचर है उस दिन स्कूल क्लोज हो जाएगा, वो बेचारा छुट्टी नहीं कर सकता। यानी ये 10,000 स्कूलों के जो लोग हैं ना, वो अपनी पूरी सर्विस के अंदर छुट्टी नहीं कर सकते। आप एक आध मिसाल देख के प्राइवेट सेक्टर की वो कमर्शलाइजेशन को सामने रख के एक आध कोई स्कूल या कॉलेज पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर लोग प्रोग्राम कर देते हैं और असातिज़ा के ऊपर बातें करते हैं। बोर्ड्स के रिजल्ट सामने हैं, ये कुछ छुपाने वाली बात तो नहीं है। 9th-10th का रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर आप देखें कि इस वक्त वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टों पे लगे हुए हैं, हमारे जो सीनियर 17 से अबव वाले हैं, और स्कूलों के अंदर असामियाँ खाली हैं। उनको कौन पढ़ा रहा है? उनको हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं। हमारा PhD पढ़ा रहा है, EST पढ़ा रहा है, SST पढ़ा रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ा रहे हैं हम। तो जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हमने सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाना है, और हमारी अगर वहाँ असातिज़ा नहीं है तो उन क्लासेस को भी हम पढ़ाते हैं। 1,13,000 जो सीटें खाली हैं, उन असातिज़ा की कमी भी हम पूरी कर रहे हैं। हम सिर्फ एक मुतालबा हुकूमत से करते हैं कि आप एक क्लास एक टीचर के हिसाब से स्कूलों में पहले असातिज़ा तो पूरे कर दें, आप सब्जेक्ट के टीचर्स तो पूरे कर दें। ये 1,13,000 असामियाँ खाली है ना, इसके अलावा अगर आप सर्वे करें ना तो लाहौर के अंदर आपको 50 नए सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाकी इलाकों में तो इसी तरह है ही हैं। तो आप कंपैरिजन करते वक्त आप फैसिलिटीज़ और उन चीज़ों का साथ कंपैरिजन करें। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं आपके प्लेटफॉर्म से, मैं अपने असातिज़ा को सलाम पेश करता हूं जो उन चैलेंजेस के बावजूद, उन कमियों के बावजूद, असातिज़ा की कमी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप इसी साल के दूर ना जाए, इसी साल के बोर्ड के रिजल्ट निकलवा लें, 9th के 10th के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो पता नहीं वो एक आध मिसाल पकड़ के इस तरह तो प्राइवेट सेक्टर के भी रोज स्कैंडल आते हैं, उनको तो नहीं उछाला जाता, सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल हैं उन स्कूलों को आहिस्ता आहिस्ता, पहले भी 10,000 स्कूल ये इसी तरह NGOs को और दिए जा चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको सिस्टम से निकाला जाए। उनका सिस्टम, उनका आप देखें, मैं यहां कहता हूं दानिश अथॉरिटी के स्कूल बनाए गए, दानिश अथॉरिटी के स्कूलों के रिजल्ट्स हमारे मुकाबले में नहीं आ सके और फिर उसके लिए स्पेशल कैटेगरी बनाई गई थी। अगर आप बोर्ड से पूछ लें कि दानिश अथॉरिटी वालों की पोजीशन अलग निकालें, सरकारी स्कूलों की पोजीशन अलग निकालें, यह भी पॉलिसी बनी कि गवर्नमेंट स्कूलों से 60% के। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि दानिश अथॉरिटी के जो स्कूल बनाए गए थे और वो बड़े बड़े दावों से बनाए गए थे, वो आपके स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सके आम के स्टूडेंट्स का। आज आप इस साल का रिजल्ट निकाल लें बोर्ड का, लाहौर बोर्ड के अंदर हैं तमाम दानिश अथॉरिटी के स्कूल्स। किसी एक स्टूडेंट की आप बताएं कि जो हमारे बच्चों के साथ पोजीशन होल्डर्स में शामिल है, 10, 12, 15, 20 बच्चों में कोई एक बच्चा दिखा दें। फिर उसके साथ ये भी पॉलिसी, नजम भाई बदकिस्मती की बात है कि ये भी पॉलिसी अपनाने की कोशिश की गई कि जो इर्द गिर्द के गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 60% से ज्यादा बच्चे नंबर ले रहे हैं उनको दानिश में दाखिल कराओ, और दानिश वाले जो नकम्मे बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल। काशिफ साहब मेरी बात सुने, ये मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि आपके सरकारी स्कूलों के रिजल्ट का जब मुकाबला नहीं कर पाए दानिश स्कूल तो फिर उनका बोर्ड अलग कर दिया गया। ये शुरू से ही लाहौर बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन देखता है तमाम दानिश स्कूलों के, बाकी के तमाम डिवीजन के अलग अलग बोर्ड हैं। नहीं, बोर्ड अलग नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये बने थे, पहले 2 साल इनकी कोई पोजीशन नहीं आ सकी, तो उन्होंने तकरीब तकसीम इनामात आपने कवर की होगी, दानिश स्कूलों की कैटेगरी पोजीशन होल्डर्स की अलग कर दी थी। मैंने बोर्ड नहीं अलग किया, बोर्ड लाहौर बोर्ड के अंदर ही है, सारे लाहौर बोर्ड के अंदर, लेकिन उनकी पोजीशन की कैटेगरी अलग बना दी गई थी। यानी कि अभी तो इस साल का रिजल्ट निकलवा लें यार, मैं तो लंबी बात ही नहीं कर रहा, इस साल का रिजल्ट निकलवा लें। नजम वली साहब, इस साल का रिजल्ट देख लें। दानिश स्कूल अथॉरिटी दानिश स्कूलों को दे रहे हैं ना, हमें उससे आधी सहूलतें दे दें।
आधे क्लास 4 हमें दे दें जितने उनको दे रहे हैं। मैं तो राणा साहब हम सहूलियत उससे क्या मिला, मैं हम कहता हूं उससे सिर्फ बेहतर टीचर पूरे देंगे। कर दें, मैं कहता हूं क्योंकि सिर्फ हमने टीचर पूरे तो- करें। हमने तो उस बच्चे को भी ले लेना है जिसको लिखना नहीं आता, तो दानिश में उसने जाना है जिसने 60% से ज्यादा नंबर लेने हैं, तो और टेस्ट उसको दाखिला पास, देना है। टेस्ट उनका पास होना है, उसका टेस्ट टेस्ट पास पास होना करेंगे, फिर है। जाएंगे। मैं राणा साहब और कहते हैं कि क्लास 4 पूरी यानी कर कि दें, वो- फिर मैं कहता हूं सिर्फ टीचर पूरे कर दें। तो दानिश अथॉरिटी में जो स्कूल हैं जो चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर 60% से ज़्यादा नंबर वालों को ही दाखिला जी, मिलेगा। बिल्कुल, टेस्ट और भी होता है, टेस्ट भी होगा। क्वालिफाई और करना पड़ता है। आपने जो दूसरे सरकारी स्कूल हैं उन्होंने तमाम बच्चों को लेना है। जी, जो भी बिल्कुल। हम दाखिला तो लेने कोई के लिए बच्चा चलते फिरते नजर आ जाएगा उसको भी पूछ लेते हैं कि आ जाओ यार बैठो क्लास में, हमने तो तादाद बढ़ानी हमसे है। कहा जाता है कि उसको भी ले आए। अच्छा। तो हम उसको भी ला के इस और काबिल सारा बना देते साल हैं कि दाखिले वो- करते हैं, सारा वो मैट्रिक साल। जब पास करता है तो कम अज कम वो तो दानिश अथॉरिटी वाले ओवरऑल बोर्ड में टॉप टूप नहीं कर रहे, तो हमें तो या आज मुझे तो positions नजर नहीं में- आती उनकी पोजीशंस कहीं पे। नहीं आती। आप देख लें, बोर्ड का रिजल्ट चेक कर लें, उनके देखो, लिए उनकी- कैटेगरी अलग बनाई देखो, गई कि इनकी उनकी पोजीशन अलग अच्छा, निकाली। दानिश अथॉरिटी तो एक चीज होगी ना, बाकी राय साहब आप नहीं समझते कि अगर एनजीओज को दिए जाएं स्कूल और उनके जरिए मैनेजमेंट चलाई जाए, चीजें की जाएं, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं? एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नजम भाई देखें, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो उसमें यकीनी तौर पर उसकी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि वो सिस्टम में बेहतरी लाए ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके पीछे अगर कोई सोच है तो सोचा तो उन्होंने यही होगा कि हम इसको बेहतर कर लें ना, तो और निज़ाम जो है हमारा तालीम का ये थोड़ा बेहतर हो जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, कोई थोड़ा स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए, यकीनी तौर पे सोच इसके पीछे यही होगी। लेकिन अब मामला यह है कि ये सारा मामला बन गया प्रोपेगेंडा का हिस्सा। तो असातिज़ा जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करना जब शुरू कर देते हैं, अगर तो हुकूमत इन्हें इतना फैसिलिटेट करे और इतना इस तरह की मराहत इन लोगों के लिए मौजूद हों कि ये अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें, तो फिर इस तरह की इस वक्त सारे फैसलासाजी में रुकावट भी ना हो। इस वक्त सारे तनाज़े का आपकी नज़र में हल क्या है? सर देखें, मैं तो ये चाहता हूँ, समझता हूँ कि हुकूमत को पहले प्लानिंग करनी चाहिए, पहले ठोस प्लानिंग करे, लोगों को ऑन बोर्ड ले ले और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो अपना सारा जो काम है वो शुरू करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ठोस प्लानिंग किए बगैर जो है वो इसका ऐलान करके ना वो अपने आप को आबैल मुझे मार वाला काम कर दिया। ऊपर से ही असातिज़ा जो अपने लीव इनकैशमेंट और दीगर मराहत के मामले पे तपे हुए थे और ऊपर से ये बयान दे के ना उन्होंने वज़ीर आला साहब ने, तो उन्होंने जल्दी में वो पेट्रोल फेंकने वाली बात की है ना, तो अब असातिज़ा के हाथ में इशू आ गया है। रियाना लियाकत साहब, सारी सूरत हाल का हल क्या है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों का मुहाफ़िज़ फ़ौज है और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ उस्ताद हैं। अगर ये दोनों मुआशी तफक्करात से आज़ाद नहीं होंगे तो इनकी कारकर्दगी बेहतर आपको नहीं मिल सकती। सही, तो आपको जो है लीव इनकैशमेंट मिलनी चाहिए, पेंशन बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल, हमारे जो मराहत है जो हमसे तय की गई थी वो उसी तरह मिलनी चाहिए। अगर आपने कोई चेंज करनी है तो फिर नया एग्रीमेंट करें, जो नए लोग आ रहे हैं कोई भर्ती को होना चाहे जो आ जाएंगे उस पर भी आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो बेरोजगारी इंतहा की है, उस पर भी आ जाएंगे। लेकिन जो आपसे एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके मुताबिक ये एक टेक्निकल चीज़ आ गई कि जिस वक्त एक सरकारी मुलाजिम हुकूमत के साथ मुलाजमत में जाता है, ये दो तरफा एग्रीमेंट होता है, कुछ हुकूमत एग्रीमेंट करती है, कुछ सरकारी मुलाजिम। अब वो एग्रीमेंट एक तरफा आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट आ गया। हल क्या काशिफ शोई साहब? नजम भाई, हाल इसका सादा सा है कि हुकूमत को चाहिए था कि वो इस सारे काम को शुरू होने से पहले ही मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते और बैठ के उसका हल निकाल लेते। लेकिन हुकूमत ने शायद असातिज़ा के साथ और दीगर सरकारी मुलाजमीन को शूदर समझा हुआ है कि उनके साथ बैठना मुमकिन नहीं है शायद। और लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज कर दूँ कि हम मुकदमा अपने इन्हीं अफसरान का भी साथ लड़ रहे हैं। सही, वो उनका भी है जो हमें शोकस दे रहे हैं, उन्हीं हमारे जो एओज हैं, हमारे जो एसीज हैं, हमारे जो डीसी साहबान हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहबान हैं, उनका भी मुकदमा है। बहुत शुक्रिया। वाकई वो जो पुलिस के अफसरान हमारे टीचर्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे वहां पर, तो मैं ये बात कहूँगा कि असल में लीव इनकैशमेंट उनकी भी जा रही है, उन डिप्टी कमिश्नर की भी जा रही है जिसके हुक्म पर आते हैं, उस एसपी की भी जा रही है, उसकी पेंशन भी कम हो रही है जिसके कहने पे ये पकड़ते हैं, जेलों में डालते हैं, इन सब की काम हो रही है। लेकिन मैं बहरहाल ये कहूँगा कि मेरा कभी भी हुकूमत के साथ या तंजीमों के साथ मैं आपस में लड़ाने की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ सुलह की तरफ चलो,
मिलजुल के चलो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का एहतराम करो, इस तरह आगे चलो। मुझे अफसोस है ये कोई अच्छी तारीख नहीं लिखी गई कि हमने अपने 120 से ज़्यादा टीचर्स को इस वक्त जेल में डाला हुआ है। उस्ताद को जेल में डालने के हवाले से मैं कभी भी इसकी ना तारीफ़ कर सकता हूँ ना सपोर्ट कर सकता हूँ। बातचीत कीजिए। मुझे नहीं पता वज़ीर तालीम कौन है पंजाब का, किधर से आया है, किधर का है। हो सकता है कोई नौजवान हो तो बड़ा उसका खून जोश मारता हो, लेकिन आप इतना मुझे पता है कि उनके कोई वालिद का नाम होगा, उनका अपना नाम होगा। वो स्याह अपने मुंह पे कालक मल के ना जाएं। ये कोई अच्छी तारीख नहीं लिखी जा रही। बात करें, मुज़ाकरात करें, एक दूसरे के हकूक़ को पहचानें, उस्ताद का एहतराम करें और मिलजुल कर आगे चलें, मामले को हल करें। ये अच्छा नहीं हो रहा जो इस वक्त हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।